बनाएंगे, पूरे अंक पढ़े हैं और पूरे क्वेश्चंस पे देखते हैं कि आपको क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं। सुनो ध्यान से सवाल, बताओ मुझे प्लाज्मिड व मीजोजोम के लिए क्या समान है। अभी पढ़े हम नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो पता है। क्या दोनों न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं? क्या दोनों आणविक श्वसन से संबंधित है? क्या दोनों आणविक श्वसन करते हैं? दोनों प्रोकैरियोटिक पाए जाते हैं, दोनों यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। अब चूंकि आप इसके बारे में भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं तो आप इतना जानिए कि दोनों प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, इसके अलावा दोनों मसला नहीं है। प्लाज्मिड इससे संबंधित है, मीजोजोम इससे संबंधित है और ये दोनों से संबंधित नहीं है। समझे? आणविक श्वसन मीजोजोम करता है, प्लाज्मिड ना एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब आ ही गया है सामने तो हल्का सा हिंट तो कर ही दूं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कुछ जानते ही नहीं, फिर नेक्स्ट क्लास में और डिटेल कर दूंगा मैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, मीजोजोम के बारे में क्या सत्य है? एक एक बात एनसीईआरटी में मीजोजोम के ऊपर इसलिए डाल दिया क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज एक है, ये अकेला बहुत सारे काम करता है। इसका फैलाव पुटिका, नलिका, पटलिका के समान है। एनसीईआरटी की लाइन उठा दी मैंने, ठीक है। पुटिका यानी वेसिकल्स, लैमिला मतलब जो नलिका मतलब वही होता है, क्या बोलते हैं उसका, नलिका मतलब ट्यूब्यूल्स, और वो पटलिका मतलब लैमिला। सही बात है। या कोशिका, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हो, एकदम एनसीईआरटी की लाइन है। कोशिका निर्माण, डीएनए के प्रतिकृतिकरण और पुत्री कोशिका के वितरण में सहायता करता है। दोनों कथन बिल्कुल सही है। यह श्वसन स्त्रावी प्रक्रिया व जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र और एंजाइम की मात्रा बढ़ाने में भी सहायक है। ये तीनों को तो पढ़ लो तो तुम्हें मीजोजोम के इसके बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जिन बच्चे ने ये तीन स्टेटमेंट याद कर लिया, मीजोजोम इसके बाहर कुछ है ही नहीं, तो इतना याद कर लो, कहानी खत्म। तीसरा क्वेश्चन आ जाओ, प्लाज्मिड के लिए कौन सा कथन सत्य है? क्या लगता है कौन सा कथन सत्य है प्लाज्मिड के लिए? ये केंद्रक काय से बहुत छोटे होते हैं, प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड से छोटे होते हैं, संबंधित जीवाणु के लिए अद्वितीय लक्षण रूप प्रदान करते हैं, यह बंद गोलाकार द्विरज्जिकी डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, या उपरोक्त सभी होते हैं इनमें से? क्या लगता है? लगभग इनमें से सभी बातें सही हैं। अब यही चीज आपको नेक्स्ट क्लास में मिस होगी। यही 3 पॉइंट आपको लिखने हैं प्लाज्मिड के बारे में वहां पर, जब मैं पढ़ाऊंगा कि ये गोलाकार है, बंद है और द्विरज्जुकी है, डबल स्टैंडर्ड है, जीवाणु के लिए अद्वितीय लक्षण उत्प्रेरित करके उसकी पहचान बनाते हैं, और ये केंद्रक से छोटे गोल गोल होते हैं ना, बहुत छोटा, तो ये पार्ट हो जाता है। चौथा क्वेश्चन, जीवाणु के कशाभ का सबसे लंबा भाग, डायग्राम बनाया था अभी, उसे एक्सप्लेन अभी भी मैंने नहीं किया है, लेकिन एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं। सबसे बीच बेस होता है, फिर यहां पर एक हुक बनाया था मैंने और एक ऐसा लंबा भाग बनाया था, इसे कहते हैं तंतु, फिलामेंट। ये भाग जो होता है ये कहलाता है हुक यानी अंकुश, है ना, अंकुश यानी कहलाता है हुक, और ये जो भाग होता है इसे हम कहते हैं आधारीय भाग यानी बेसल बॉडी। तो ये एक्चुअली क्या होता है, सबसे लंबा भाग हो जाता है तंतु, फिलामेंट, सबसे लंबा भाग यही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन पे आओ, देखो ध्यान से। बैसिलस एक ग्राम धनात्मक जीवाणु है, लिख लेना ये भी, जबकि इकोलाई एक ग्राम ऋणात्मक जीवाणु है। क्या ये बात सही है? ग्राम ऋणात्मक जीवाणु जो ग्राम रंजक को ग्रहण नहीं कहते हैं क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति में लिपिड की मात्रा अधिक होती है जो कि एसीटोन जैसे कार्बनिक विलायक में घुल जाती है, जो एसीटोन जैसे कार्बनिक विलायक में घुल जाती है। जीवाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ सामान्यतः हिस्टोन प्रोटीन का ढका हुआ नहीं होता है। 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? असल में ये क्वेश्चन ही थोड़ा रॉन्ग हो गया, ऑप्शंस हमने नहीं डाले, एक्चुअली तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश मत करना, तीनों स्टेटमेंट सही है। याद रखना कि जीवाणुओं के पास में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उनके पास हिस्टोन जो प्रोटीन होता है जो उन्हें क्वाइल्ड करता है वो उतनी मात्रा में प्रेजेंट नहीं होता है, इसी वजह से ये खुले खुले से घूमते रहते हैं। हिस्टोन हमारे पास नहीं बस पाया जाता है, समझ रहे हो? तो ये ऑप्शन, तीनों ऑप्शन लगभग सही ही है। बताएंगे बाद में इसको फिर कि क्या क्वेश्चन था इसका। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन को किस आधार पर अंतर्वेशी और परधीय रूप में वर्गीकृत किया था? हालांकि ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ेंगे, ये भी थोड़ा सा आगे के क्वेश्चन हो गए, उतना पार्ट में आज कवर ही नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बताओ। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, लेकिन है ना, जब टॉपिक में आएंगे तो आप एक बार, जब मैं आपको प्लाज्मा झिल्ली पढ़ा रहा हूंगा ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
तो आप आकर ये क्वेश्चन जरूर बनाना। असल में प्लाज्मा झिल्ली के प्रोटीन को ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब जो मटेरियल है वो निकल कैसे रहा है उसके आधार पर कहां पर प्रेजेंट है, अंदर बाहर वगैरह वगैरह जो बने हुए होते हैं ना, असल में झिल्ली से अलग करने की आसानी, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, झिल्ली से कोई चीज को अब हम अलग कर रहे हैं तो उसको कितनी आसानी से कर पा रहे हैं, पूरा, आधा, कैसा, तो ये आंसर बन जाता है। अब ये क्वेश्चन शायद थोड़ा सा तुमने पढ़ा हुआ होगा। कौन सा कोशिकांग यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में मिलता है? कौन सा अंग है? मीजोसोम, राइबोसोम, गोल्जी मिश्र, माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी मिश्र सिंगल लिपिड का बना हुआ, ये तो होगा नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल वॉल्ड है, वो भी नहीं होगा। मीजोसोम सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है। राइबोसोम बेटा जी ये यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है। ठीक, आ जाओ 8वां क्वेश्चन। निम्न में से कोशिका भित्ति की कौन सी परत प्लाज्मा झिल्ली के सबसे नजदीक पाई जाती है? अब ये भी थोड़ा सा मतलब अलग क्वेश्चन हो गया। होता यह है कि इसमें से जैसे मतलब ये भी अभी थोड़ा सा पढ़ाया नहीं गया है, मुझे लगा कि यहां तक पहुंच जाएंगे, पर कोई बात नहीं, सवाल बना लेते हैं। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक बार फिर पढ़ लेना जरूरी थोड़ी, जो पढ़ा रहा हूँ भी पहले भी तुमने पढ़ा हुआ है ना, कोई बात नहीं। तो ये जो क्वेश्चन होता है ये हो गया प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट क्लास से कोशिश करूंगा कि जो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछूं। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लो, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी हुई रहती है सबसे अंदर रहेगी, उसके सबसे मतलब मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो सबसे बाहर वाला पार्ट सेल वॉल रहता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और सबसे बाहर की तरफ में प्राइमरी सेल वॉल होगा। तो उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्सरी, तो सबसे अंदर की तरफ में तृतीयक कोशिका भित्ति होती है। जब मैं आपको सेल वॉल पढ़ाऊंगा तब ये समझ में आएगा। खैर, एक आखिरी क्वेश्चन बता देते हैं इसके ऊपर में। बताओ कि हमारे पास में ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अभी मिस हो गया, इसमें शैवाल के बारे में पूछा गया है कि शैवाल के बारे में सही सही बात कौन सी है। सेल वॉल के बारे में ही क्वेश्चन है ये भी, कि किसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। ये भी आज हम कंप्लीट नहीं कर पाए तो इसका भी क्वेश्चन आपके अभी काम का नहीं होगा। फिर भी बताओ क्या बता सकते हो, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल वॉल के ऊपर में जब बात की जाएगी हमारी, तो सेल वॉल जो है ना, एक होता है बेटा जी एल्गी का, मतलब शैवाल का, और एक होता है बाकी प्लांट्स का। एल्गी के पास में सेल्यूलोज पाया जाता है, मेनान्स पाया जाता है, गैलेक्टन्स पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट। सेल्यूलोज पाया जाएगा, मेनान्स पाया जाएगा, गैलेक्टन्स पाया जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ए, बी, सी और एफ, ए, बी, सी और एफ, तो दैट्स व्हाई सी फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। और ये आप रिमाइंड कर लेना जब मैं आपको सेल वॉल पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक सेल वॉल से रिलेटेड